हेलो स्टूडेंट्स। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है, उस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक ले लिया वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड, और उसके बाद हमने जो स्टार्ट करा वो है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दो पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताया। तो आज अगर मैं टर्म्स की बात करूं आपसे, तो आप हिस्टेरेक्टोमी, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इन सभी टर्म्स को जान रहे हैं। तो हमने पूरा अभी तक का टॉपिक इसमें ले लिया है। स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी लेके बैठे जरा, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर आप आज काम सुन लें। पेज नंबर 42 से स्टार्ट होगा और 42, 43, 44, 45, 46 और 47 तक हमने फिनिश कर दिया है। इसकी एक एक वर्ड को आपको पढ़ना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उस एनसीईआरटी को ले लेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी लेकर आप पूरी तरीके से जो भी डाउट्स हैं उनको सर्कल लगा लें। कंप्लीट हो गया पूरा यहाँ तक का। नेक्स्ट अब मैं आगे का पॉइंट लेना चाहूँगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के सीक्वेंस में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जरा मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म लेने जा रहा हूँ, सब लोग इस तरफ ध्यान दें आप, ठीक है। रिवीजन हो गया है हमारा, पूरा तैयार हो गया है। मैं आपसे कुछ भी पूछना चाहूँ आपको तैयार है। स्टार्ट करें। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, एपिडिडाइमिस, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स रेगुलेटेड बाय FSH, release of sperm from seminiferous tubule, spermiation, removal, surgical removal of uterus, hysterectomy, conversion of spermatid into sperm, spermiogenesis, androgens are synthesized and secreted by Leydig cells, functions of male accessory duct and glands regulated by androgens, testosterone. Confirm? Done? अब स्टार्ट। तो अब इसमें टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्टूडेंट ये स्पर्म टॉपिक है। और स्पर्म टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। मैंने आपको पहले बात बता दी है, इन सिंगल इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट। ये कंप्लीट है आपके लिए ये बात। और एक सिंगल स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल होती है। कल हमने इस चीज को पढ़ा था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। अब स्पर्म लाइट वेट का होता है, मोटाइल होता है, इलोंगेटेड होता है। और स्पर्म के अंदर क्या क्या पार्ट है जरा देखिए स्टूडेंट। एक स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, एंड दिस इज हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अगर मैं स्पर्म के पार्ट से रिलेटेड बात करूं तो स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। दिस वन, एंड फर्स्ट इज हेड, next is called the neck student, next is called the middle piece student, ये middle piece हो जाएगा, and next fourth is called the tail student। दोबारा बोलना चाहूंगा, sperm has 4 parts। complete sperm के ऊपर प्लाज्मा लेमा का एक envelope होता है student, कवरिंग होती है, this one, ये, and this portion is plasma lemma student। ये इसको हम प्लाज्मा लेमा बोलेंगे। स्पर्म के ऊपर अगर कवरिंग पूछी जाए तो प्लाज्मा लेमा की ये एनवेलप। और उसके बाद अब स्पर्म के हेड से रिलेटेड बात करते हैं। एंड हेड ऑफ स्पर्म स्टूडेंट कंटेंट 2 टॉपिक्स, वन इज कॉल्ड द एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर, एंड वन इज द इलोंगेटेड न्यूक्लियस। तो हेड ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है स्टूडेंट, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम स्टूडेंट। इसका नाम एक्रोसोम रखा जाता है, एक्रोसोम, ये लीजिए। एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस स्टूडेंट, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये लीजिए। अब फर्स्ट एक्रोसोम। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, और एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से फॉर्म होता है। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी स्टूडेंट। और एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। ये एंजाइम से भरी हुई स्ट्रक्चर है। दीज आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच आर कॉल्ड द स्पर्म लाइसेंस। और ये एंजाइम्स एग के ऊपर प्रेजेंट एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। आपको एक पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना। हर एनिमल में ये एग होगा,
और उस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर एग मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट। हर एग के ऊपर 2 एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जब स्पर्म एग के पास पहुंचता है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से ये स्पर्म आ गया एग के पास, तो एग मेम्ब्रेन और इस जो है उनकी वजह से वो एग के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। तो स्पर्म का पहला फंक्शन होता है डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन एंड देन एंटर इनटू द ओवम स्टूडेंट। दोबारा बोल रहा हूं, तो इस एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, जब भी स्पर्म को एग को फर्टाइल करना है तो पहले एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके स्पर्म उस एग से फ्यूज हो पाएगा। और इस काम के लिए स्पर्म अपने हेड पोर्शन में एक्रोसोम नाम की एक स्ट्रक्चर रखता है स्टूडेंट। दिस एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्टूडेंट। दोबारा, दिस एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्टूडेंट, and this hydrolytic enzyme dissolve egg membrane student and help in the fertilization. So double star, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कब होगा, पहला क्वेश्चन ये बने। तो एक्रोसोम स्टूडेंट ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्म होता है और स्पर्मेटेड के गोल्जी बॉडी से बनता है और हेल्प इन फर्टिलाइजेशन है। एक्रोसोम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। Acrosome is formed from Golgi body. Acrosome contain hydrolytic enzymes student which dissolve egg membrane. ये कुछ पॉइंट्स और एक्रोसोम से रिलेटेड बात। एक्रोसोम के बाद सेकंड पॉइंट हेड में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, जो कंटेन हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स स्टूडेंट। स्पर्म के न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है और उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है 23 क्रोमोसोम स्टूडेंट। अ सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। तो अगर मैं आज आपसे कहूं कि एक बात, और वो ये कि हेड ऑफ स्पर्म, तो जवाब आएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या जवाब आएगा, ये एक्रोसोम। एक्रोसोम स्टूडेंट प्लस इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ये लीजिए हेड ऑफ स्पर्म हमारे पास फर्स्ट स्टार स्ट्रक्चर में। मैं आइए अब आगे और बात करता हूं आपसे। स्पर्म के स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट होता है उसकी नेक स्टूडेंट। दिस पोर्शन स्टूडेंट, एक बार और ध्यान से देखिएगा, दिस पोर्शन इज नॉन एज हेड ऑफ स्पर्म, ये लीजिए। और हेड ऑफ स्पर्म कंटेन न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम। नेक्स्ट पोर्शन इज नेक, नैरो नेक, एंड दिस नेक कंटेन 2 सेंट्रियोल स्टूडेंट। दिस वन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्टूडेंट, ये लीजिए। और उसके ठीक नीचे 90 डिग्री एंगल पर अगर मैं बात करूं तो ये रहा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट distal centriole। neck of sperm contain 2 centriole, proximal centriole, distal centriole, और दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस के अंदर, जो पोस्टीरियर पार्ट में न्यूक्लियस में जो डिप्रेशन है उसमें थोड़ा सा फिट रहता है। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर स्पर्म में कोई रोल नहीं है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का यहां रोल नहीं आता, इसका रोल आता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और ओवा का, तो स्टूडेंट जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट करने के लिए जो सेंट्रियोल चाहिए होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्पर्म का। अब आप इस बात पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर एग का सेंट्रियोल, तो डबल स्टार स्टूडेंट, एग में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, which is cell organelle absent in ovum student, जवाब सेंट्रियोल। which is cell organelle absent in ovum student is equal to centriole। इसलिए स्पर्म के सेंट्रियोल से फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ प्लेन स्टार्ट होता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का सिग्निफिकेंट रोल, स्टार्ट फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, फर्स्ट सेल डिवीजन इन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका यहां अभी कोई रोल नहीं है। सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन ओवम, जवाब गया स्टूडेंट सेंट्रियोल।
एक और लाइन अभी बता देता हूं, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन स्पर्म, जवाब क्या स्टूडेंट, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंट लाइन है दो। उसके बाद आता है सेंट्रियोल नंबर नेक्स्ट, जो नेक रीजन में मौजूद होता है, डिस्टल सेंट्रियोल, एंड दिस डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस एंड फॉर्म लॉन्ग एक्सेल फिलामेंट स्टूडेंट, जो नीचे के पोर्शन में चले जाते हैं, मिडिल पीस में और टेल में ऑल्सो। Distal centriole produce axial filament student, and these axial filament present in the middle piece and tail. These are student, this is called axial filament, most important point. These are called axial filament. नोट करते चले आप, एक बहुत जोरदार बात है जो मैं भी आपको याद कराऊंगा एक बार और। तो ये axial filament हो गया स्टूडेंट, इसे distal centriole ने बनाया। तो नेक में दो सेंट्रियोल, proximal centriole, distal centriole। Proximal centriole start first cleavage division in zygote after fertilization, and distal centriole produce axial filament. पार्ट नंबर थर्ड आता है, दिस इज कॉल्ड द मिडिल पीस स्टूडेंट। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन स्टूडेंट, दोबारा बोलना चाहूंगा इसको, दिस पोर्शन, दिस इज मिडिल पीस स्टूडेंट। अगर इसकी मैं बात करूं आज आपसे तो इसको मिडिल पीस बोलेंगे स्पर्म का, यह है मिडिल पीस। या और अब क्वेश्चन आता है मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है। मिडिल पीस के अंदर स्टूडेंट एक्सेल फिलामेंट होते हैं और उनके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस एक्सेल फिलामेंट इज इक्वल टू मिडिल पीस। जी स्टूडेंट, एक्सेल फिलामेंट ये स्पर्म की स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, और उन एक्सेल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से स्पाइरल लेयर में अरेंज होते हैं। दिस इज द स्पाइरल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट, ध्यान से। अगेन this is the spiral layer of mitochondria student, and this spiral layer of mitochondria is known as Nabhan-Kern sheet student. दोबारा, this is called Nabhan-Kern sheet। ये लीजिए स्टूडेंट, this is Nabhan-Kern sheet। एक बार और दोबारा ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन एक्सेल फिलामेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, and the mitochondria of sperm arranged in a spiral layer, and this spiral layer is called the Nabhan-Kern sheet, and these mitochondria provide energy for movement। स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। सो मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म, डबल स्टार। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू पावर हाउस ऑफ स्पर्म। हम इस लाइन को भी मोस्ट इंपोर्टेंट बना के लिखेंगे, पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे स्टूडेंट मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। तो हमारे पास स्टूडेंट जवाब आया माइटोकॉन्ड्रिया प्लस एक्सेल फिलामेंट। ये लीजिए, उसके बाद अगर बोला जाए पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू मिडिल पीस। पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू मिडिल पीस, ये एक पॉइंट हो गया स्टूडेंट। और व्हाई मिडिल पीस? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मिडिल पीस एंड दे प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग मूवमेंट स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद स्टूडेंट दिस वन, मैंने आपको एक बात बताई, स्पर्म का भी साइटोप्लाज्म नहीं दिख रहा, और साइटोप्लाज्म की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस के समय स्पर्म का सारा साइटोप्लाज्म निकल जाता है, और बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म एक पतली लेयर के फॉर्म में स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चिपक के रहता है स्टूडेंट। दिस इज द थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, या ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, एंड दिस थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज स्टूडेंट, ध्यान से, दिस वन, ये थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको थिन लेयर साइटोप्लाज्म की दिख रही है, एक बार और मेरी बात को सपोर्ट करना, दिस वन, ये थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म स्टूडेंट, दिस वन, या, एंड दिस थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज द मैंचेट स्टूडेंट। आज मीनिंग आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंचेट? मैंचेट इज अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इन स्पर्म। श्योर? ये तैयार हुआ। सो स्पर्म में स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया नेबन-कर्न शीट की फॉर्म में, एक्सेल फिलामेंट एरा, साइटोप्लाज्म एरा, प्लाज्मा लेमा एरा, न्यूक्लियस एरा,
गोल्जी बॉडी एक्रोसोम की फॉर्म में है और ER एब्सेंट है, सेंट्रियोल ये है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म का लास्ट पार्ट और वह है टैल, एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म इज अ टैल, एंड टैल इज फॉर मूवमेंट, एंड स्पर्म टैल मेड अप ऑफ द फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड। जी स्टूडेंट, आपको एक बहुत जोरदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी में सीलिया होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। सीलिया और फ्लैजिला आप जानते हैं, दो वर्ड होते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम। फ्लैजिला लॉन्ग स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में सीलिया है। अगर कोई बोले कहां, तो जवाब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में, मैंने बताया था आपको, सीलिएटेड एपिथेलियम। हमारे मेल के अंदर बात की जाए तो वासा फ्रेंचिया में, वासा फ्रेंचिया, फैलोपियन ट्यूब, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सब में मिलेंगे सीलिया। फ्लैजिला बॉडी में नहीं होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लैजिला अगर बॉडी में है तो सिर्फ एक जगह, इन द टैल ऑफ स्पर्म। फीमेल की बॉडी में फ्लैजिला नहीं है, मेल में सीमेन में मौजूद स्पर्म की टैल में फ्लैजिला है, डबल स्टार, इंपॉर्टेंट लाइन। तो फ्लैजिलेटेड टैल है स्टूडेंट, ये देख लीजिए आप। डन। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये स्टूडेंट ध्यान से देखना है यहां पर, ये इस जगह पे स्टूडेंट, ये मिडिल पीस और मिडिल पीस के नीचे की तरफ यहां एक सेंट्रियोल, दिस इज कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल स्टूडेंट। रिंग सेंट्रियोल एंड दिस इज टैल स्टूडेंट। मिडिल पीस से स्टार्ट होता है डिस्टल सेंट्रियोल से, और मिडिल पीस एंड होता है रिंग सेंट्रियोल पे। ये डिस्टल सेंट्रियोल, ये रिंग सेंट्रियोल, बीच का पूरा पोर्शन मिडिल पीस। और रिंग सेंट्रियोल की वजह से स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया टैल में एंटर नहीं करते, और ये कंप्लीट हुआ मामला। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपके सामने। तो अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं तो आज आपके सामने एक टॉपिक आया, और वो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एंड स्पर्म हैज 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड ऑफ स्पर्म contain acrosome and nucleus, elongated nucleus. Nucleus contain a set of haploid chromosome. Acrosome is formed from Golgi body. Acrosome is formed during spermiogenesis. Acrosome contain hydrolytic enzyme which dissolve egg membrane and help in fertilization. Neck contain proximal and distal centriole. Proximal centriole student, this one proximal centriole. Proximal centriole start first cleavage division, first cell division in zygote after fertilization. Distal centriole produce axial filament. Middle piece contain axial filament and mitochondria. Mitochondria arranged in a spiral layer, and this layer is called the Nabhan sheet. Cytoplasm of sperm arranged in a thin layer, and this thin layer of cytoplasm is known as the manchet. Longest part of sperm is tail student, and tail is flagellated, and tail is for movement. This is the structure of sperm student. यानी अगर आज मैं sperm से related कुछ point बोलना चाहूँ तो power house of sperm middle piece हो गया. अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ what is the meaning of Nabhan sheet, तो आपको आना चाहिए Nabhan sheet. ये लीजिए, spiral layer of mitochondria. ये लीजिए, आपको सारे पॉइंट ये जो है याद होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बात करना चाहूं स्टूडेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, नेक्स्ट इज कॉल्ड द मैंचेट. जवाब दिया, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म in sperm. Thin layer of cytoplasm in sperm, manchet. और सेल ऑर्गेनल स्टूडेंट बात करें, इंपॉर्टेंट लाइन, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन एग इज इक्वल टू सेंट्रियोल. और स्टूडेंट सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन स्पर्म इज इक्वल टू पूछा जाए तो जवाब गया ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस पहला टॉपिक था और उसको हमने कवर कर लिया, और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी आता है एक टॉपिक, वो भी कवर हो गया। आज टर्म सारी क्लियर है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ये सारी टर्म से अगर हो तो इनको तैयार करिए। आज आपको नेबन कंशीट, स्पर्मियोजेनेसिस, मैन चैट, हेस्ट्रैक्टोमी, जे स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, क्रिप्टोर्किडिज्म, ये सारे वर्ड आने चाहिए। और आज एक्सप्लेन भी हो गया। ये लीजिए, डन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे गैमेटोजेनेसिस के, और वह है oogenesis स्टूडेंट। गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर दिया, और अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है oogenesis स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। और मैं इसको बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन करूंगा, और एनसीईआरटी के अलावा इसमें सारे नीट के जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत अच्छी तरह बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी तरह इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं बोलूंगा बस वही लिखना है, पर पहले अच्छी तरह सुनते जाएं, स्टोरी की तरह याद होगा, आप देखते चले। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis स्टूडेंट, और दिस प्रोसेस अकर इन ओवेरी। ओवेरी इज लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें प्रीमोडियल जर्म सेल्स बोलते हैं, और वो डिप्लॉयड सेल्स होती है स्टूडेंट, और उनमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो स्टेज में oogenesis इज इनिशिएटेड, इज स्टार्टेड इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन एम्ब्रियो स्टेज स्टूडेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही जो प्रीमोडियल सेल्स होती है, जर्म सेल्स होती है स्टूडेंट, प्रीमोडियल जर्म सेल, वो डिवाइड करना चालू कर देती है, और माइटोसिस डिवीजन कर करके oogonia फॉर्म करती है। दोबारा बोलूंगा, दीज आर द प्रीमोडियल जर्म सेल्स, और उनमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, और स्टार्ट कर करके oogonia फॉर्म करती जाती है। दिस इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन स्टूडेंट, माइटोसिस डिवीजन। और ये डिवीजन माइटोसिस हुआ, और उसका जो रिजल्ट आया वो oogonia। A couple of million oogonia are formed in each fetal ovary student. Most important. एम्ब्रियो स्टेज के अंदर एक ओवेरी में मिलियन oogonia बन जाते हैं स्टूडेंट। No one oogonia are added student and produced after birth. डबल स्टार। एक लड़की के पैदा होने के बाद स्टूडेंट उसकी ओवेरी में एक सिंगल oogonia नहीं बनता है। जो oogonia एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उसमें बनाया ना स्टूडेंट, उसी oogonia से उसको काम चलाना है पूरी लाइफ टाइम। यानी आप एक बात कह सकते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम बर्थ के बाद काम नहीं करेगी फीमेल जी। जबकि अगर इसी चीज को मैं मेल के साथ एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेल में एम्ब्रियो स्टेज में जर्मिनल एपिथेलियम काम नहीं करती है, प्यूबर्टी स्टेज आती है। एक लड़के की प्यूबर्टी स्टेज आती है 12 से 14 साल की एज के अंदर। तो जब तक जर्मिनल एपिथेलियम काम नहीं करती, एम्ब्रियो स्टेज से लेकर 13 साल 14 साल की उम्र तक, और 14 साल की उम्र के बाद जब उसमें जर्मिनल एपिथेलियम काम करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और फिर वो लाइफ टाइम चलता है डबल स्टार। जब किसी को लड़की में देखें तो लड़की में जर्मिनल एपिथेलियम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही काम करती है और oogonia प्रोड्यूस करती है, और लड़की के पैदा होने के बाद सिंगल oogonia नहीं बनेगी जी। नो वन oogonia एडेड आफ्टर बर्थ। तो माइटोसिस डिवीजन हुआ और oogonia बन गई। A couple of million oogonia is produced, is formed in each fetal ovary. डबल स्टार। यानी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड, याद करिए आप कल मैंने बोला था गैमेटोजेनेसिस में 3 स्टेप्स होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। कहा था मल्टीप्लिकेशन फेज माइटोसिस डिवीजन वाली, ये रही मल्टीप्लिकेशन फेज oogenesis में। क्या बोलते हैं आप? मल्टीप्लिकेशन फेज अकर इन एम्ब्रियो स्टेज, फीमेल में। श्योर? अब मैं आपको और बात बताता हूं। मिलियन oogonia बन गई स्टूडेंट। अब उनमें से कुछ oogonia को स्टूडेंट न्यूट्रिशन मिलता है और वो साइज में एनलार्ज हो जाती है आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स।
और वो बॉल इतनी बड़ी हो जाती है स्टूडेंट, साइज एनलार्ज, एंड दिस एनलार्ज oogonia इज नॉन एज द प्राइमरी oocyte। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते जाएं। कोई डिवीजन हुआ नहीं, केवल ग्रोथ हुई है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट। सो दिस इज द ग्रोथ फेज, और प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गया। दोबारा बोलूंगा, some oogonia become enlarged due to accumulation of nutrients and form primary oocyte। ये एम्ब्रियो स्टेज में चल रहा है, प्राइमरी oocyte एम्ब्रियो स्टेज में बनी। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट, दिस स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, न्यूट्रिएंट्स, दोबारा इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट ऑफ एग इज इक्वल टू योक, डबल स्टार। एग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स भरा जा रहा है ना स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए, उसे योक कहेंगे। न्यूट्रिएंट्स इन एग इज नॉन एज अ योक, and yolk is produced student, most important line, produced in a liver। yolk is produced in liver, this process is vitalogenesis। yolk में सबसे ज्यादा फॉर्म में जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है स्टूडेंट। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कंपोजिशन में अगर बात की जाए, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन yolk इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड, एंड लीस्ट अमाउंट में जो yolk में प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है। और yolk ग्रोथ फेज में बन रहा है और एग में एक्यूमुलेट हो रहा है स्टूडेंट। और yolk के एक्यूमुलेशन के बाद जो लार्ज फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। डन? यहां तक मुझे लग रहा है समझ में आया अभी तक बात। मिलियन oogonia आर प्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। Now some oogonia convert into primary oocyte in growth phase, in embryo stage, and the nutrients of egg is known as the yolk। Done? Yolk is produced in liver, most abundant substance in yolk is equal to phospholipid, least substance in yolk is equal to carbohydrate। Done? अब मैं आपसे एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, प्राइमरी oocyte बन के तैयार, श्योर? उसके बाद स्टूडेंट प्राइमरी oocyte स्टार्ट करता है स्टूडेंट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। बट दिस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टॉप स्लैश halted एट प्रोफेज स्टेज। आपको पता है सेल डिवीजन टॉपिक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 स्टेज होती है, उनमें से प्रोफेज फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हुआ प्राइमरी oocyte में, एम्ब्रियो स्टेज में, और स्टार्ट होने के बाद प्रोफेज स्टेज हुई और वो डिवीजन वहीं रुका और बर्थ हो गई स्टूडेंट। जी हां, तो आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि एक लड़की के जन्म के समय स्टूडेंट उसकी ओवेरी में प्रेजेंट होगा। जवाब गया प्राइमरी oocyte स्टेज। और ये प्राइमरी oocyte स्टेज जो होती है, इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स अरेंज हो जाती है, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एग प्रेजेंट इन विच स्टेज? इन ओवेरी। आंसर प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल। बात जी, when primary oocyte surrounded by the cells of granulosa cells, then it is called primary follicle। Students, most important point, at the time of birth 4 to 5 lakh primary follicle present in a girl। एक लड़की की दोनों ओवेरी में मिला के करीब 4 से 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होती है। डन? मिलियन oogonia फॉर्म हुई थी, बट उनमें से प्राइमरी फॉलिकल जो बनी वो 4 से 5 लाख थी। अब प्राइमरी फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होगा, जब लड़की में 11 से 13 साल की उम्र आती है।
उसकी प्यूबर्टी स्टेज 12, 13, 14 साल की एज होती है स्टूडेंट, तब उसमें प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी। तब तक उसका डेवलपमेंट एज इट इज रहेगा, रुका हुआ रहेगा उसका डेवलपमेंट। यानी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी स्टेज तक कोई भी चेंजेस नहीं होगा ओवेरी में। प्यूबर्टी स्टेज आने पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच और एलएच आएंगे, तब फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो अब मैं जो आपको लाइन बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। प्यूबर्टी स्टेज आने पर स्टूडेंट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवेरी स्टूडेंट। ओवेरी, एक ओवेरी के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल और एक ओवेरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। यानी अगर बात करें तो प्यूबर्टी स्टेज आने पर 1.5 लाख प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट रहेगी टोटल। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? जरा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मुझे सपोर्ट करिए आप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एम्ब्रियो स्टेज की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप बोल सकते हैं एम्ब्रियो स्टेज में स्टूडेंट इक्वल टू करके कपल ऑफ मिलियनोगोनिया। ये लीजिए, जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप इसको अच्छी तरह सुने, आपको स्टोरी की तरह याद होगा कि एम्ब्रियो स्टेज में मिलियनोगोनिया फॉर्म होती है स्टूडेंट। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम काम नहीं करेगी, नो ओनोगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, या नो ओगोनिया फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ स्टूडेंट। ये लीजिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ स्टूडेंट प्राइमरी फॉलिकल के नंबर पूछे जाए तो आज जवाब ये रहा, एट द टाइम ऑफ बर्थ 4 to 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट। At the time of birth 4 to 5 lakh primary follicle present student. Further development start at puberty और फॉलिकल डीजनरेट होने लगती है स्टूडेंट, और प्यूबर्टी स्टेज आते आते 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवेरी। जी हाँ स्टूडेंट, एट प्यूबर्टी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, at puberty 60,000 to 80,000 primary follicle left in a each ovary। यानी अगर टोटल की बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास होगी। जी, यानी 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल लेके एक लड़की का जन्म हुआ स्टूडेंट, और प्यूबर्टी स्टेज आने पर उसके अंदर जो फॉलिकल्स रिमेन रहती है 1.5 लाख के आसपास रहती है, ऑलमोस्ट यही है। यानी अप्रॉक्स 3.5 लाख फॉलिकल्स डीजनरेट इन 11-12 सालों के अंदर स्टूडेंट, फॉलिकल डीजनरेट होगी। And these follicles are called the atretic follicles, and this process is known as atresia degeneration। Student ध्यान से सुनना। Yes, next point is called the degeneration of follicles is known as atresia and these are called the atretic follicles। अब प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद स्टूडेंट हर महीने में एक एग डेवलप होता है स्टूडेंट, जो अल्टरनेट स्टेज में ओवेरी से डेवलप होगा। एक महीने इस ओवेरी से एग डेवलपमेंट होगा, अगले महीने इस ओवेरी का एग डेवलपमेंट होगा, नेक्स्ट मंथ इससे होगा, नेक्स्ट मंथ इससे।
यानी अगर एक एग का डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, तो एक ईयर में 12 एग डेवलप होंगे स्टूडेंट फीमेल में, और वो एग डेवलपमेंट उन्हीं स्टूडेंट 1.5 लाख फॉलिकल से होगा, उनमें से डिजनरेशन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। एक बात और आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 48 to 50 ईयर्स के आसपास स्टूडेंट फीमेल की दोनों ओवेरी में कोई उगोनिया नहीं बचेगी, कोई प्राइमरी फॉलिकल नहीं होगी और कोई फिर डेवलपमेंट नहीं होगा, एग डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी फीमेल के अंदर। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी स्टेज में, जब एग डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स एज स्टूडेंट। स्टार्ट होने को मेनार्क कहेंगे और स्टॉप होने को मीनोपॉज कहेंगे, हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पर अभी मेरा आपसे जो कहने का मीनिंग है वो ये सुनिएगा, यानी फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर बात की जाए तो प्यूबर्टी स्टेज पे मेनार्क से रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है और अराउंड 50 ईयर्स मीनोपॉज पर रिप्रोडक्टिव साइकिल फिनिश हो जाती है फीमेल की। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 12 साल से पहले किसी फीमेल में एग डेवलपमेंट नहीं होगा और 50 साल के बाद किसी फीमेल में एग डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी 12 से 50 साल के बीच हम बात करें तो फीमेल में करीब इसी 12 से 48 साल 50 साल के बीच ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल है, यानी उसका पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो ईयर है वो 36 ईयर्स के आसपास है। गॉट इट? डन? हर महीने एक एग डेवलपमेंट हो सकता है फीमेल के अंदर, एक साल में 12 एग डेवलप हो सकते हैं, और अगर 36 ईयर्स की उसकी लाइफ रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है स्टूडेंट, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक फीमेल अपनी लाइफ के अंदर करीब 400 या उससे थोड़े से ज्यादा एग डेवलप करेगी, 400 to 450 एग्स रिलीज करेगी अपनी बॉडी से। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एक बार और बोल देता हूं, आपको बढ़िया याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फीमेल की बॉडी के अंदर मिलियन ओगोनिया बनता है, कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ स्टूडेंट एग प्रेजेंट इन प्राइमरी oocyte स्टेज इन ओवेरी, और 4 to 5 लाख प्राइमरी oocyte स्टेज लेकर एक लड़की का जन्म होता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, और उन प्राइमरी फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट स्टूडेंट प्यूबर्टी स्टेज पर होता है, लेकिन वो फॉलिकल्स डिजनरेट होती रहती हैं। प्यूबर्टी स्टेज आते आते एक प्राइमरी ओवेरी के अंदर स्टूडेंट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट होती है, बच जाती है, बाकी सब मर जाती हैं, और उनका डेवलपमेंट प्यूबर्टी स्टेज पे स्टार्ट होता है। हर महीने एक एग का डेवलपमेंट होता है, और 48 से 50 साल की एज आने पर सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट या खत्म हो चुकी होती है स्टूडेंट, और फिर अब किसी का डेवलपमेंट नहीं होता, तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड द मेनोपॉज। उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, यानी फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल 12 साल से स्टार्ट होकर 48 से 50 साल तक चलती है। यानी फीमेल अपनी लाइफ में 400 से लेकर 450 एग्स के आसपास रिलीज कर सकती है। ये कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बताया। डन? हम जरा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे स्टूडेंट, और मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। मल्टीप्लिकेशन फेज से मैनी उगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद कुछ उगोनिया योग को स्टोर करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्राइमरी oocyte स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट, बट वो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन प्रोफेज स्टेज में रुक जाता है, और स्टूडेंट उसके बाद बर्थ हो जाता है, और प्राइमरी oocyte स्टेज मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट कर देती है। यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ एग इज इन प्राइमरी oocyte स्टेज। अगर मैं आपसे कहूं एक बात, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट meiosis first but stop at prophase stage। यानी आज एक इंपॉर्टेंट लाइन आप मेरे से लीजिए स्टूडेंट, और वो ये है कि मैं ये लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं आप, मुझे सपोर्ट करिए। यहां से लेकर यहां तक का डेवलपमेंट स्टूडेंट इन एम्ब्रियो स्टेज, इन एम्ब्रियो स्टेज, ये लीजिए।
अब प्यूबर्टी स्टेज आएगी स्टूडेंट, प्यूबर्टी स्टेज आने पे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन वापस चालू होगा जी, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा प्यूबर्टी स्टेज पर हर महीने। प्राइमरी यूसाइट, उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होने पर वो एक अनइक्वल डिवीजन होगा स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ था वो इक्वल था, और उससे दो इक्वल साइज की हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी। यहां थोड़ा सा मामला डिफर हो गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया। अब यहां मामला डिफर क्या हो गया, जरा इसको देखें। यहां जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, वो एक हैप्लॉइड डिवीजन, वो स्टूडेंट रिडक्शन तो था लेकिन वो अनइक्वल था। ऐसी कंडीशन में बनने वाली स्ट्रक्चर हैप्लॉइड तो आई, बट एक बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर बनी, बहुत छोटी, और एक बनी बिल्कुल लार्ज स्ट्रक्चर, लगभग प्राइमरी यूसाइट के साइज की। दिस लार्ज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर नॉन एज सेकेंडरी यूसाइट। दोबारा, this large haploid structure known as secondary oocyte, and this tiny haploid structure known as first polar body student। secondary oocyte के अंदर स्टूडेंट रिच इन साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट। प्राइमरी oocyte का सारा साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिएंट्स सेकेंडरी oocyte ले लेती है। इस टाइनी पोलर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और साइटोप्लाज्म में नेग्लिजिबल अमाउंट में पहुंचता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये इक्वल क्यों नहीं हुआ। दोबारा बोलना चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये इक्वल क्यों नहीं हुआ। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि आज अगर इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाता तो आगे जो ओवा बनते हैं वो स्पर्म की तरह 4 ओवा बन जाते और चारों के अंदर इक्वल अमाउंट में योग डिस्ट्रीब्यूट होता, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता, तो चारों एग फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के साथ एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उसको न्यूट्रिएंट सफिशिएंट नहीं पड़ता और चारों के चारों एम्ब्रियो मर जाते। इस चक्कर में स्टूडेंट साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ एक ही में भर दिया गया पूरा, और सेकेंडरी oocyte से एक सिंगल ओवम बनेगा और पोलर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला। तो फिर बात यह है कि पोलर बॉडी का सिग्निफिकेंट रोल क्या रहा। फिर आई और पोलर बॉडी आने के बाद डीजनरेट हुई। ह्यूमन में दिस फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट स्टूडेंट। बाकी एनिमल्स में ये डिवाइड हो जाती है लेकिन ह्यूमन में डीजनरेट है। तो अभी इसका सर्टेन है इस बात पे कि ये डीजनरेट होती है कि कंटिन्यू डिवीजन करती है। अब बात ये कि फिर इस पोलर बॉडी का सिग्निफिकेंट रोल क्या है। सिग्निफिकेंट रोल ये है स्टूडेंट कि ये हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम लेकर अलग हुई है। यानी आज अगर पोलर बॉडी निकलती ही नहीं, जब इसको निकलकर डीजनरेट ही होना तो निकली क्यों, क्वेश्चन ये भी आ सकता दिमाग में। तो मैं आपको बताता हूं, आज अगर ये पोलर बॉडी नहीं निकलती तो ये सेकेंडरी oocyte डिप्लॉयड होता है स्टूडेंट, तो उससे जो ओवा बनता है वो डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड ओवा में स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एंटर करेगा तो 3n एम्ब्रियो बनेगा जो मर जाएगा। तो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पोलर बॉडी इज इक्वल टू सेकेंडरी oocyte को हैप्लॉयड बनाना, और पोलर बॉडी का डीजनरेट या मर जाने का रीजन इज इक्वल टू उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिएंट्स नहीं होना। सो दोबारा, प्यूबर्टी स्टेज आने पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, ये डिवीजन अनइक्वल है और इससे एक लार्ज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte बनेगी विच इज रिच इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट्स, और एक टाइनी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पोलर बॉडी बनेगी, और वो फर्स्ट पोलर बॉडी ह्यूमन में तो डीजनरेट हो जाएगी। श्योर। अब स्टूडेंट एक और डबल स्टार्ट, उसके बाद दिस सेकेंडरी oocyte स्टार्ट स्टूडेंट। दोबारा बोलना चाहूंगा, दिस सेकेंडरी oocyte मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, सॉरी सेकंड, मियोसिस सेकंड डिवीजन। जी हाँ स्टूडेंट, डिवीजन, बट स्टॉप एट मेटाफेज स्टेज। ओके, ये ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं आपको, या ये मेटाफेज स्टेज पे रुक जाएगा ये डिवीजन, और मेटाफेज स्टेज पे डिवीजन रुकने के बाद स्टूडेंट ये एग
ओवेरी से बाहर निकलकर फिम्बरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ओव्यूलेशन। जी हां, ये एग ओवेरी को रैप्चर करके और फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द ओव्यूलेशन स्टूडेंट, यानी डबल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग इज इन आंसर सेकेंडरी oocyte स्टेज। जी हाँ, ओवम नहीं बना है। फैलोपियन ट्यूब में जो एंटर करता है दिस इज नॉट एन ओवम, दिस इज सेकेंडरी oocyte स्टूडेंट। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके मियोसिस सेकंड स्टार्ट करके सेकेंडरी oocyte एंटर इनटू फैलोपियन ट्यूब। जी, यानी अब अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब इसमें आगे का डिवीजन कब होगा, तो आज ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए स्टूडेंट ध्यान से देखना। यानी अगर अब मैं इससे बात करूं तो देखिएगा इधर ये पॉइंट मैं आपके सामने खेल रहा हूं, ये प्यूबर्टी स्टेज पर होगा स्टूडेंट। ये रहा दिस वन एट प्यूबर्टी स्टेज, ये लीजिए। और अब फैलोपियन ट्यूब में ये चला गया स्टूडेंट सेकेंडरी oocyte। अब क्वेश्चन ये आता है कि मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगा। मियोसिस सेकंड तब कंप्लीट होगा स्टूडेंट व्हेन स्पर्म एंटर इनटू एग, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग स्टूडेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और जैसे स्पर्म इस एग के अंदर टच में आएगा फर्टिलाइजेशन के समय इसमें एंट्री स्टार्ट करेगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट वापस एक पोलर बॉडी बनेगी जो सेकंड पोलर बॉडी कहलाएगी टाइनी, और एक सिंगल ओवम बनेगा। ये लीजिए साहब oogenesis। यानी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वन प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस वन ओवम। इन ह्यूमन वन प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस वन ओवम। ड्यूरिंग oogenesis वन ओवम एंड टू पोलर बॉडी फॉर्म इन ह्यूमन। डन। यानी मेरी बात को सुनना जो मैं आपसे बोल रहा हूं। फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte एंटर करेगा, और इफ sperm enter during fertilization then meiosis second complete and ovum form। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और स्पर्म ही नहीं है फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte ही रहेगा और ओवम नहीं बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्लियर जो मैं बोल रहा हूं, ये oogenesis आपके सामने। यहां से एक बार और रिवीजन करते हुए पूरा इंपॉर्टेंट लाइन के साथ बात करो स्टूडेंट। यानी अगर मैं आपसे आज कहूं तो आप मुझे लाइनें बताना। दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट कि वन प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस वन ओवम स्टूडेंट। One primary spermatocyte produce 4 sperm. One primary oocyte produce 1 ovum. So student, question is formation of 100 sperm and 100 ovum required primary structures are respectively, जवाब गया 25 primary spermatocyte and 100 primary oocyte। जी हाँ, 100 sperm और 100 ovum बनाना है आपको, तो 25 तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए और 100 प्राइमरी oocyte चाहिए। दोबारा मिलियन उगोनिया एम्ब्रियो स्टेज में बन जाएगी, फिर वो सम उगोनिया प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगी। बर्थ के समय 4 से 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल लेके एक लड़की का जन्म होगा। फर्दर डेवलपमेंट प्यूबर्टी स्टेज पे स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी स्टेज आने पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और उससे सेकेंडरी oocyte बनेगी। फिर वो सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेगा, बट वो मेटाफेज स्टेज पे रुकेगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte एंटर कर जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म के एंट्री के बाद स्टूडेंट मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और तब एक ओवम बनेगा। ये oogenesis। यानी अगर अब मैं आपसे दोबारा रिवाइज करवाऊं उनको बहुत जोरदार, तो आप मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए जिसको बोलेंगे। क्या बोलते हैं आप? At the time of birth, egg is in. Answer primary oocyte. At the time of ovulation, egg is in. Answer secondary oocyte. Meiosis first start.
आंसर एम्ब्रियो स्टेज. Meiosis first complete, answer at puberty. Meiosis second start, answer at puberty in ovary. Meiosis second complete in fallopian tube during fertilization. सारे इंपॉर्टेंट लाइन और सब कुछ तैयार हमारे पास. oogenesis टॉपिक तैयार, जो बार बार ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, वो ये रहे स्टूडेंट. तो आप क्या बोलेंगे? एट द टाइम of birth, egg present in a is equal to primary oocyte stage. Primary oocyte stage student. इसी क्वेश्चन को ये लीजिए एक बार और. एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, एग प्रेजेंट इन अ, अब जवाब क्या है स्टूडेंट? सेकेंडरी oocyte स्टेज. ये लीजिए क्वेश्चंस चल रहे हैं लाइन से, इंपॉर्टेंट है सब. और जरा अगर इस क्वेश्चन को और देखा जाए तो जरा आपका सपोर्ट फिर चाहिए स्टूडेंट. मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट इन अ एम्ब्रियो स्टेज एंड completes at puberty stage in a ovary. ये लीजिए साहब, जोरदार पॉइंट. Meiosis first division start in embryo stage. Meiosis first division complete in at puberty stage in ovary. Meiosis second start at puberty in ovary. Meiosis second complete in fallopian tube during fertilization. और ये पॉइंट्स, ये oogenesis टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डन. तो oogenesis कंप्लीट, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट स्टूडेंट्स. मुझे लग रहा पूरा पॉइंट समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया. ये सारे आप नोट कर लें पॉइंट, ठीक है. चलिए, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.